नमस्कार। मॉनसून की शुरुआत इस साल थोड़ी धीमी महसूस हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। और आईएमडी के जो आंकड़े हैं वो भी यही दिखा रहे हैं। जून के पहले करीब 10-11 दिनों में बारिश सामान्य से लगभग 34% कम रही है। तो यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो हमारे भारतीय मॉनसून को इतना प्रभावित करती हैं। कई चीजें, ये एक जटिल सिस्टम है। हाँ, और आज हम इन्हीं में से एक सबसे अहम कड़ी वैश्विक मौसम पैटर्न ENSO यानी एल नीनो और ला नीना और भारतीय मॉनसून के बीच के रिश्ते की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई लेख और विश्लेषण है। मकसद है इस समीकरण को समझना, इसके असर को जानना और जो ताजा पूर्वानुमान है उन पर भी एक नजर डालना। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये ENSO आखिर है क्या भला? एल नीनो, ला नीना सुनते तो बहुत हैं। हाँ, देखिए ENSO का मतलब है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। यह असल में प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाला एक बड़ा उतार चढ़ाव है। इसके दो मुख्य फेज हैं, या कह लें चेहरे हैं। अच्छा। एक है एल नीनो, स्पेनिश में इसका मतलब होता है छोटा लड़का। ये गर्म फेज है। इसमें होता क्या है कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से ज्यादा गर्म हो जाता है। ओके, गर्म फेज। और ला नीना वो भी सुना है? छोटी लड़की। हाँ, ला नीना जैसा नाम से लगता है, ठीक इसका उल्टा है। ये ठंडा फेज है। इसमें पूर्वी प्रशांत का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। अच्छा। और ये पूरा चक्र जो है ये अनियमित है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर आमतौर पर हर 3 से 7 साल में होता है। हाँ। और जब होता है तो करीब 9 से 12 महीने तक चल सकता है। 3 से 7 साल। पर ये प्रशांत महासागर की गर्मी या सर्दी जो हजारों किलोमीटर दूर है, वो हमारे मॉनसून को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, ये सब हवा और दबाव के पैटर्न से जुड़ा है। सामान्य सालों में क्या होता है कि हिंद महासागर गर्म रहता है, भारतीय जमीन पर कम दबाव बनता है ना? हाँ। तो ये कम दबाव समुद्र से नमी वाली हवाओं को खींचता है। यही हमारा मॉनसून है। ठीक है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो प्रशांत महासागर ज्यादा गर्म हो जाता है। तो वो जो गर्मी का केंद्र है वो एक तरह से प्रशांत की तरफ खिसक जाता है। इससे पूरी दुनिया का हवा का पैटर्न गड़बड़ा जाता है। ओहो। और भारत की तरफ जो नमी वाली हवाएं आनी चाहिए थी वो या तो कमजोर पड़ जाती हैं या कभी-कभी अपना रास्ता ही बदल लेती हैं। मतलब पेरू तट की गर्मी एक तरह से यहाँ की नमी खींच लेती है। ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। हाँ, आप मोटे तौर पर ऐसा कह सकती हैं। और इसका नतीजा अक्सर होता है कम बारिश या कभी-कभी सूखा भी। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 1950 के बाद भारत में जो 13 बड़े सूखे पड़े, उनमें से 10 एल नीनो वाले साल थे। 10? हाँ, 2002 का जो भयंकर सूखा था वो एक बड़ा उदाहरण है। कभी-कभी मानसून देर से आता है, जैसे 2014 में हुआ, और कभी-कभी असर देश में अलग-अलग होता है, जैसे 2006 में मध्य भारत सूखा था पर उत्तर पूर्व में बाढ़ आ गई थी। तो ये तो साफ है कि एल नीनो ज्यादातर हमारे लिए अच्छी खबर नहीं लाता। लेकिन ला नीना, क्या वो हमेशा फायदेमंद होता है? ज्यादातर मामलों में हाँ। ला नीना के समय स्थितियां मॉनसून के लिए काफी अनुकूल हो जाती हैं। हवा का पैटर्न ऐसा बनता है कि भारत की ओर नमी ज्यादा खींच कर आती है। अच्छा। इसलिए ला नीना वाले सालों में अक्सर अच्छी बारिश होती है। जैसे 1988 में रिकॉर्ड बारिश हुई थी। 2010 में भी मॉनसून काफी बेहतर था। ला नीना बंगाल की खाड़ी में मॉनसून डिप्रेशन बनने में भी मदद करता है, जिनसे और बारिश होती है। ये तो हुई सीधे मौसम पर असर की बात। लेकिन जब मॉनसून गड़बड़ाता है, खासकर एल नीनो से, तो इसका असर तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता होगा, मतलब खेती, पानी। बिल्कुल, असर बहुत व्यापक होता है। सबसे पहला और सीधा असर तो खेती पर पड़ता है। सोचिए 2002 में खाद्यान्न उत्पादन कितना गिरा था। इससे सीधे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। हाँ, वो तो है। फिर पानी की किल्लत। 2016 याद है, जब ट्रेनों से पानी भेजना पड़ा था कई जगहों पर। हाँ, याद है। जैव विविधता पर असर पड़ता है, खासकर पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील इलाकों में। और ऊर्जा, मेरा मतलब है हाइड्रो पावर पर तो असर पड़ता ही होगा। निश्चित रूप से। बारिश कम होगी तो बांधों में पानी कम होगा, बिजली उत्पादन घटेगा। और दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ जाती है, जैसा हमने 2023 में देखा। रिकॉर्ड मांग थी। सही कहा। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, वो बुरी तरह प्रभावित होती है। किसानों का संकट बढ़ता है, और जब पैदावार कम होती है तो क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल, महंगाई। 2009 में जरूरी चीजों के दाम काफी बढ़ गए थे। मुद्रास्फीति 10% के पार चली गई थी। तो ये तो बड़े गंभीर असर हैं। अब आते हैं मौजूदा स्थिति पर। मध्य जून 2025, हम अभी कहाँ हैं?
शुरुआत धीमी रही जैसा हमने कहा। हाँ, शुरुआत धीमी जरूर रही, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि फिलहाल एनसो न्यूट्रल है, मतलब ना एल नीनो है न ला नीना। अच्छा, न्यूट्रल। और आईएमडी का अनुमान है कि मॉनसून सीजन के दौरान ये न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं सकारात्मक संकेत है। लेकिन सिर्फ एनसो ही तो सब कुछ नहीं है, मैंने आईओडी और एमजेओ के बारे में भी सुना है, वो क्या है? हाँ, सही कहा आपने। एनसो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, पर अकेले नहीं है। दो और महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। एक है इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। हाँ, ये हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी छोर के समुद्री सतह के तापमान का अंतर है। ये अभी तो न्यूट्रल है, पर इसके कमजोर नेगेटिव फेज में जाने की संभावना है मॉनसून के दौरान, और नेगेटिव आईओडी मॉनसून के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ओ, तो एक फैक्टर उतना पॉजिटिव नहीं है। और एमजेओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये भूमध्य रेखा के पास हवा और बारिश का एक बड़ा से सिस्टम है जो पूरब की तरफ चलता है और हर 30 से 60 दिन में मौसम को प्रभावित करता है। ये अभी कमजोर है और अगले कुछ हफ्तों में भी कमजोर ही रहने की उम्मीद है। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। आगे का पूर्वानुमान क्या कहता है? मॉनसून रफ्तार पकड़ेगा? आईएमडी का पूर्वानुमान तो यही है कि मानसून अब रफ्तार पकड़ेगा। उम्मीद है कि 12 से 18 जून तक मध्य और पूर्वी भारत के बचे हुए हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा। अच्छा। और फिर 19 से 25 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि पहले हफ्ते में दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़ दें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद है। चलिए, ये तो राहत की बात है। हाँ, और हाल में उत्तर भारत में जो प्री मॉनसून बारिश हुई है उससे भी गर्मी से कुछ राहत मिली है। तो धीमी शुरुआत के बावजूद उम्मीद तो है, लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है, मतलब एल नीनो हो या खराब आईओडी, इनके असर को कम करने के लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए, मौसम पर पूरी तरह काबू पाना तो शायद संभव नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से तैयारी बेहतर कर सकते हैं। सबसे जरूरी है मौसम का सटीक पूर्वानुमान। जितना बेहतर पूर्वानुमान होगा उतनी जल्दी हम कदम उठा पाएंगे। सही बात है। फिर जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसे सुजलम अभियान है जो भूजल स्तर को बेहतर बनाने पर जोर देता है। खेती में हमें ऐसी तकनीकें अपनानी होंगी जो पानी का बेहतर इस्तेमाल करें, जैसे चावल की एसआरआई पद्धति है। हाँ, एसआरआई सुना है। कम पानी, कम बीज, ज्यादा उपज। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है क्योंकि ये वैश्विक पैटर्न है। साथ ही नई तकनीकें जैसे मौसम प्रतिरोधी फसलें विकसित करना। तो संक्षेप में यही कि एएनएसओ भारतीय मॉनसून का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है जिसके असर बहुत दूर तक जाते हैं, खेती, पानी, अर्थव्यवस्था, सब पर। 2025 में न्यूट्रल एएनएसओ कुछ राहत दे सकता है, पर आईओडी और एमजेओ जैसे दूसरे कारक भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, मॉनसून एक बहुत ही जटिल मल्टी फैक्टर पहेली है। हर साल कुछ नया होता है। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, मौसम और अनिश्चित होता जा रहा है, तो क्या भविष्य में सिर्फ एनसो जैसे बड़े पैटर्नों पर निर्भर रहना काफी होगा, या हमें आईओडी, एमजेओ और शायद इनसे भी ज्यादा जो लोकल स्थानीय कारक हैं उन्हें समझने और उनके पूर्वानुमान पर और ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि हम मानसून के इस बदलते मिजाज के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें?